उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्वतीय भाग है कुमाऊं। कुमाऊं का नाम लेते ही सबसे पहले हमें हिमालय की विराटता के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। उस हिमालय के दर्शन जो सिर्फ हिमालयिक अंचलों की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की निधि है। जब हम कुमाऊं की बात करते हैं तो हमारा ध्यान हिमालय की ओर जाता है। हिमालय इस धरती पर प्रकृति की सुंदरतम कृति है। यह कालिदास की कल्पना का रहस्य लोक है और प्रकृति एवं मानव के पारस्परिक सामंजस्यपूर्ण संबंधों के संदर्भ में उस रहस्य की जीवंत अभिव्यक्ति का महाकाव्य है। ऐसे पावन आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण में कुमाऊं का सांस्कृतिक वैशिष्ट्य अद्भुत है। कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति का संबंध भगवान विष्णु के कुर्म अवतार से जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंपावती नदी के पूर्व कुर्म पर्वत में कुर्मा अवतार हुआ। तभी से इस पर्वत का नाम कुर्मांचल पड़ा और यह प्रदेश कुमाऊं कहलाने लगा। कुमाऊं जहां एक ओर अपने विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तरी भारत का महत्वपूर्ण भूभाग है, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टि से अपना एक विशेष महत्व रखता है। प्राकृतिक संपदा से भरपूर तथा जैविक संपदा संपन्न ये हिमालयी क्षेत्र चीन तथा नेपाल का सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण भी सामरिक दृष्टि से प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय राजनीति का भी मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। कुमाऊं जहां एक ओर अपने घने जंगलों, हरी भरी वादियों, हिमशिखरों, नदी झरनों की प्राकृतिक छटा के कारण हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, वहीं दूसरी ओर ऋषि मुनियों, संत महात्माओं ने इस स्थान को अपनी साधना स्थली बनाकर इसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक गौरव प्रदान किया है। इसीलिए इसे स्वर्ग का द्वार भी माना गया है। यहाँ की भौगोलिक विषमता तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण प्रारंभ में यहाँ जनसंख्या का घनत्व मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम रहा। केवल आदिम जातियां, कोल, किरात तथा जनजातियां यहाँ की मूल निवासी रहीं। परंतु जब युद्ध तथा अन्य कारणों से लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में यहाँ आकर बसने लगे तो विभिन्न जातियों के आगमन से यहाँ की संस्कृति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसलिए वो खाली कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति नहीं है, उसमें भोटिया हैं, भोटियाओं में भी दारमी हैं, चौदासी हैं, ब्यासी हैं, और उधर आपके तुलछा, मारछा, जाट हैं, इधर नीचे थारू और बुक्सा हैं, बनराजी हैं। इस समाज में आपके जो अभी हमारी जनसंख्या के लगभग 18-19% दलित लोग हैं, तकरीबन 3.5-4% जो है हमारे यहाँ जनजातियाँ हैं। इसके अलावा ओबीसी का प्रतिशत हमारे समाज में कम से कम 12 है, मुस्लिमों का प्रतिशत कम से कम 9 है, गुजर जैसे घुमंतु लोग हैं। इन सब से मिल के हमारा उत्तराखंड का जो करीबन 85 लाख की जनसंख्या है उसका कल्चर बनता है। वर्तमान में कुमाऊं के अंतर्गत अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और ऊधम सिंह नगर समेत 6 जिले बना दिए गए हैं। इनकी उत्तर, पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा प्राकृतिक है और दक्षिण में एक क्षेत्र मैदानी भाग से जुड़ा हुआ है। कुमाऊं मंडल के 6 जनपदों में रहने वाला समाज कुमाऊनी समाज के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं जहां एक ओर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है, वहीं पर्यटन और स्वास्थ्यप्रद जलवायु के लिए भी प्रसिद्ध है। नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी पर्यटन तथा स्वास्थ्यप्रद जलवायु के लिए बड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं। नैनीताल पर्यटन तथा स्वास्थ्यप्रद जलवायु की दृष्टि से सैलानियों का मनपसंद पर्वतीय स्थान रहा है। नैनीताल के इस तालाब की विशेषता यह है कि संपूर्ण पर्वतमाला तथा वृक्षों की छाया इस पर साफ दिखाई देती है, जिसे देखने प्रतिवर्ष सैकड़ों सैलानी यहाँ आते हैं। नैनीताल से ही मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भीमताल का ये टापू भी सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसी प्रकार
कौसानी अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। इसके सौंदर्य से वशीभूत होकर एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, मुझे आश्चर्य है कि लोग कुमाऊं की इन खूबसूरत वादियों को छोड़ स्विट्जरलैंड घूमने क्यों जाते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत का ये स्विट्जरलैंड हमारे कुमाऊं में स्थित है। जहां एक ओर प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव हो, दूसरी ओर ऋषि मुनियों, साधु सन्यासियों की तपभूमि हो, तो धर्म के प्रति गहरी आस्था होना स्वाभाविक है। धर्म ही यहाँ के लोगों का प्राणाधार है, जीवन शक्ति है। जीवन के प्रत्येक कर्म, तीज त्योहार, उत्सव मेले, स्थानीय देवी देवता सभी धर्म से जुड़े हुए हैं। स्थानीय देवताओं में जिनकी सर्वाधिक मान्यता है, उनमें गोलू, नरसिंह, हरू, सैम प्रमुख हैं। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। चितई और घोड़ाखाल के गोलू देवता की कुमाऊं क्षेत्र में बड़ी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि गोलू देवता न केवल भक्तों की मनोकामना पूरी करता है, बल्कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा न्याय की गुहार करने पर उसे न्याय भी दिलाता है। दर्शनार्थी आते हैं, जिस काम के लिए आते हैं वो काम पूरा होता है। और जो अपनी जैसे कोर्ट कचहरी में हार जाते हैं तो वहाँ जो फरियादें यहाँ टांग जाते हैं, उसकी उनकी मनोकामना पूरी होती है। वहाँ से हार गए तो यहाँ से जीत जाते हैं। न्याय के देवता के रूप में माने जाते हैं, उत्तराखंड के न्याय के देवता के रूप में। कुमाऊं में 350 से अधिक प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें 250 शिव मंदिर हैं, 35 वैष्णव, 18 काली और शेष नंदा देवी, दुर्गा माता, श्री गणपति और हनुमान जी के मंदिर हैं। जागेश्वर के इस प्रसिद्ध शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि शिव जी के 12 शिवलिंगों में से एक लिंग यहीं पर स्थित है। यहाँ शिवरात्रि का विशाल मेला लगता है। इसी दृष्टि से गंगोली हाट का काली मंदिर भी विशेष प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इस शक्तिपीठ की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। गंगोली हाट से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रसिद्ध गुफा मंदिर है, जिसे पाताल भुवनेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर में अलौकिक मूर्तियां हैं। तीन लोक हैं, आप आकाश, पृथ्वी, पाताल। इस समय अब आप पाताल में हैं। पाताल के पहले तल में हैं। पाताल के 7 तल हैं, 6 तल जो है मनुष्य को दिखाई नहीं गए। पहले तल में हिंदू धर्म के अनुसार जो है शेषनाग जी हैं। शेषनाग के ऊपर ही पृथ्वी टिकी हुई है। ये शेषनाग का फल है और शेषनाग ने अपने सिर में पूरी पृथ्वी को रोका हुआ है। ऊपर वाला पार्ट पृथ्वी का है, पृथ्वी को धारण किया हुआ है। मनुस्मृति में इसकी एक ऋचा है कि भगवान शंकर जो है कैलाश में केवल तपस्या करते हैं, कि उनके अन्य समय बिताने के लिए विष्णु जी ने उनका ये स्थान चुना था, पाताल भुवनेश्वर। इसके विषय में केवल नारद जी के अलावा कोई भी संसार में नहीं जानता था उस समय। तो इसमें मनुष्य प्रवेश ही वर्जित था। परंतु कलयुग में जब जगत गुरु शंकराचार्य जी को, जब उन्हीं के एक अवतार माने जाते हैं जो शंकर के, उनके द्वारा ही इसके मनुष्य के लिए खोला गया। फिर बागेश्वर में बागनाथ शिव का एक अन्य प्राचीन मंदिर भी है। द्वारहाट में भी कत्तूरी राजाओं द्वारा निर्मित कई मंदिरों के समूह हैं। इसी प्रकार नैनीताल नगर के मंदिरों में पाषाण देवी और नंदा देवी की विशेष मान्यता है। नैना देवी के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये देवी कोई और न होकर स्वयं शिव पत्नी नंदा हैं। धार्मिक प्रवृत्ति का होने के साथ साथ यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे, सरल, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व संवेदनशील होते हैं। संतोष तथा सादगी
इनका जीवन है। वैभव और विलास के जीवन की तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते। परिस्थितियां चाहे कितनी कठिन हो, दिनचर्या चाहे कितनी ही व्यस्त हो, यहाँ के लोग अपने मनोरंजन के लिए भी समय निकाल ही लेते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की तरह यहाँ का जीवन भी हंसता, गाता व नाचता रहता है। मेले तथा उत्सव मनोरंजन के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। देवी धुरा का मेला इस बात का उदाहरण है। इन मेलों, उत्सवों तथा मांगलिक उत्सवों पर यहाँ की स्त्रियां पूरे आभूषण पहनती हैं, जिसमें गले में पहने जाने वाला चरेऊ तथा नाक में लहराती बड़ी नथ काफी महत्वपूर्ण होती है। यदि देखा जाए तो मेहनत के जीवन में इन्हें नित्य प्रति श्रृंगार करने का अवसर कहाँ मिलता है। मेले उत्सवों के अलावा यहाँ की होली का भी विशेष महत्व है। एक महिलाओं की होली है, उसका एक अलग अपना खांचा है। वो ढोलक पर गाई जाती है, मजीरा और ढोलक पर। उसमें खड़ी होलियों की तरह नगारे, दमुएं और बड़े ढोल शामिल नहीं होते, छोटी ढोलक शामिल होती है, मजीरे की खनक के साथ होती है। और उसमें स्वांगों का भी हिस्सा बहुत होता है महिलाओं की होली में। एक स्वरूप पुरुषों की खड़ी होली का है, जो ग्रामीण अंचल में प्रचलित है, जिसका अपना एक स्वरूप निर्मित है, ऐसी बात नहीं है। उसका अपना उसकी लिरिक अपनी है, उसकी गीतात्मकता अपनी है। जैसे उदाहरण के लिए तुमको बताऊं मैं, उसकी धुन अपनी, मेरी नाथा गढ़ी दे छैला सुनारा, मेरी नाथा गढ़ी दे छैलावे। काव्य कुमाऊनी, संगीत कुमाऊनी, मतलब पुरांचली, तो उसका अपना एक स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप है जो अक्सर हमारे वहाँ सुनने को मिलता है शहरी अंचल में, वो है बैठ होली का स्वरूप। वो राग रागिनियों में, शुद्ध राग रागिनियाँ तो नहीं हैं, लेकिन राग रागिनियों में निबद्ध माना जाता है उनको। होलियों के भीतर फिर बंजारी होलियाँ हैं। जब होली का जुलूस मूव करता है तो उस समय वो, अरे अफ बन जारो बन जगयो बन जैरो छो, अगनानी बुलगाय पिया बन जैरो छो। तो ये जो जिससे चलने में आपको सहूलियत मिले, सांस कम फूले, जोर कम लगे गाने में, इस किस्म के अलग अलग खाने फिर बनते चले जाते हैं। लेकिन मोटा मोटी हम 3 रूपों में होली को बांटते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह के अवसरों में छोलिया, झोड़ा, चांचरी गाने की प्रथा गांवों में अभी भी जीवित है। झोड़ा यहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत व नृत्य है। अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर मनोरंजन करना यहाँ के लोग कभी नहीं भूलते। कुमाऊं में जागर घड़ेली का भी अपना विशेष महत्व है। इसमें परी को एक देवता के रूप में माना है और वह परियां इंद्र परी कहलाती हैं। इनकी घड़ेली लगती है और इनकी स्थापना की जाती है।
परी देवता है। परियाँ इंदिरा परी कहलाती हैं वैसे ये, और इसकी गठेली लगती है, हमारे वहाँ स्थापना करते हैं, इसकी पूजा करते हैं और इसकी जगनी दी जाती है, इसको जगनी ही कहते हैं, भारत लगता है इसका, इसकी वंशावली लगती है। और इसके साथ बहुत से देवता हैं, जैसे परी होगी तो परी के साथ भी ये 22 बहनियाँ हैं, हंस परी, कंस परी, हिंगला परी, पिंगला परी, शाह परी, भू परी, तकत परी, नूर परी, रगत परी। यहाँ तक ये मुसलमानों को भी पकड़ करती है, मुसलमान लड़कियों को भी, जो पहाड़ों में रहती हैं। और जब ये झाड़ने से नहीं जाती हैं, झाड़ पोछ करके नहीं जाते हैं, जब तो इनकी स्थापना कर दी जाती है। कुमाऊं में जागर जागा का भी अपना सांस्कृतिक महत्व है। जागा में गंगानाथ देवता का वर्णन होता है और उनकी पूजा होती है। सबसे पहले इनका अवतार जिला अल्मोड़ा में हुआ था। छयों सतों वर्ष जो बीत गयो, 8 9 वर्ष जो बीत गयो, 10 11 वर्ष अगसो समय जो बीत गयो, तयो जी कैलाश में। ये गंगानाथ देवता मानते हैं हम, उन्हीं का वर्णन होता है इसमें, और घर घर में पूजन भी होता है इसमें इसका। सबसे पहले इनका अवतार जो है डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में हुआ था। इसमें जो गंगानाथ देवता को मानते हैं हम, उन्हीं की जीवनी गाई जाती है, मतलब जन्म से लास्ट तक क्यों अवतार हुआ उनका, क्या क्या काम उन्होंने किए। परंतु यदि हम कुमाऊं के ही अलग अलग हिस्सों में जाएं, तो हमें भाषा शैली तथा गायन शैली में थोड़ा फर्क नजर आने लगता है। गायन, वादन और नृत्य में यहाँ पर जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उनमें प्रमुख हैं ढोल, दमऊ, नगाड़ा, तुरही, नरसिंघा, थाल, दौर, बांसुरी, हुड़का, बिनाई, मसक बीन इत्यादि। मशकबीन भी आई हमारे वहाँ, स्वीकार कर ली गई वो भी, क्योंकि वो हमारा वाद्य नहीं है, लेकिन उसको हमारे जैसे हारमोनियम स्वीकार कर लिया, ऐसे ही मशकबीन भी स्वीकार कर ली। सरंगी का एक स्वरूप भी है, जो हमारे असली जो ऋतुरैन गाने वाले जो लोग थे पहले, अब तो वो पूरा ही समापन की ओर जा रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है, वो विधापुरी, वो सरंगी का भी प्रयोग करते थे। तो मोटा मोटी हमारे वाद्य यंत्रों का ऐसा एक खाका बनता है। ताल वाद्य भी यहाँ मौजूद है, सुर देने वाले वाद्य भी यहाँ मौजूद हैं, और एकांत के लिए सर्वाधिक जो प्रचलित रहा वो जौलिया मुरली रहा। 2 बांसुरियाँ एक साथ बजती हैं, उनमें प्रभाव उसका बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मौनों का बौछुट उड़ रहा हो, मधुमक्खियों का झुंड उड़ रहा हो। ये उसकी टोटलिटी में इमेज बनती है उस म्यूजिक की, और बड़ा खूबसूरत बनता है। उसके साथ अगर बिनाई मिल गई तो आप गदगद हो जाएंगे उस संगीत से। संगीत यहाँ के लोगों के हृदय में बसता है, लेकिन पहाड़ों में रूढ़िवादी विचारधारा होने के कारण भूत प्रेत संबंधी विश्वास, मसान, खबीस, परी, आंचरी संबंधी विश्वास यहाँ के लोगों में देखने को मिलता है। यदि कोई डर जाए तो उसे झाड़ फूंक कर ठीक करना यहाँ के लोग खूब जानते हैं। देखिए कितना पक्का विश्वास कि झाड़ने से वे ठीक हो ही जाएगा। पहाड़ों में जो बोलते हैं इंदिरा परी हवा रहती है, वो किसी लड़के या किसी मतलब वो ऐसे बच्चों उसके ऊपर पड़ जाती है, वो कुछ का दिमाग कुछ हल्का हो जाता है, तो उसको झाड़ने से वो ठीक होती है। तो ये पक्का है कि झाड़ने से ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, उसको ऊपर वो होगी तभी होगी, और चीज़ दूसरा बीमार होगा तो नहीं होगी। अब यदि हम तंत्र मंत्र झाड़ फूंक से बाहर निकलकर
कुमाऊं की लोक कला की बात करें तो प्रारंभिक अर्थव्यवस्था में ये लोक कलाएं जीने का एक तरीका थीं और आजीविका का मुख्य स्रोत भी। कत्यूरी शासनकाल में अनेक प्रकार के शिल्प विकसित हुए। काष्ठकला के उत्कृष्ट नमूने यहाँ के पुराने घरों, दरवाजों, मंदिरों में देखने को मिलते हैं, जिसमें तरह तरह की बिलबूटियां, चिन्ह अंकित हैं। काष्ठकला के साथ साथ यहाँ की धातु कला भी प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा नगरी तो पीतल और तांबे के बर्तन की कारीगरी के लिए विशेष महत्व रखती है। इनका ये काम पुश्तैनी है। इनके बुजुर्ग भी यही काम करते थे। यहाँ की सभी लोक कलाएं, लोक कृतियां जीवित रहें, उनका संरक्षण हो, इसके लिए यहाँ के एक वर्ग में न सिर्फ चिंता है बल्कि वे इसके लिए उपाय भी कर रहे हैं। सारी चीज़ें तो पहाड़ से चली गई हैं। अगर ये संस्कृति भी इस प्रकार से पूरे ही हमारे उसमें तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ से बाहर चले जाएगी तो इन लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। इससे अच्छा अगर हम इसी क्षेत्र में ही एक संग्रहालय स्थापित करें और उनकी इच्छा पर जो देना चाहते हैं। अभी भी मैं लाया हूँ पूरा उनका कीमत दे करके, जिसका कि 20 रुपया कीमत सरकार देती, मैंने 200 रुपया उनका दिया है। आप देखेंगे अभी 2 दिन पहले मैं आया हूँ और पूरी उनकी इच्छा से। तो ये एक इसके पीछे प्रेरणा रही कि हमारा जो उत्तरांचल की सारी संस्कृति है, ये अगर आम तौर पर गाँव में या जो जनजातीय लोगों में अगर वो विलुप्त भी हो रही है, कम से कम एक स्थान ऐसा हो कि जहाँ हमें देख सकें कि इनकी संस्कृति इतनी समृद्ध रही है। इसके साथ ही जब सांस्कृतिक संरक्षण की बात आती है तो संस्कृति के नाम पर सभी को संरक्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संस्कृति तो प्रवाहमान है। बात चाहे सांस्कृतिक संरक्षण की हो या संस्कृति की गरिमा को बनाए रखने की, इसमें प्रवासी समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्होंने पुस्तकों, गीतों, रचनाओं के माध्यम से पहाड़ों की संस्कृति को जीवित रखने का सराहनीय प्रयास किया है। अंततः तो हम सभी की तलाश एक ही रहती है कि हम अपनी जड़ें खोजें कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमारी कौन सी मिट्टी हमारे रगों में, हमारे शरीर में, इस काया में चल रही है, किन का अंश हमारे पास है। तो ये तलाश तो सबकी रहती है और यही हमारे प्रवासियों को प्रेरित करने का एक कारण भी है, जो गंभीर रूप से बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं प्रवासी। उतना पहाड़ में हम पहाड़ को नहीं दे पाए और उसमें अब उस शख्स का नाम लेने में तो मुझे कोई हिचक ही नहीं है, जितना वो हिंदी में पहाड़ दे गया शैलेश मटियानी। अभी भी मुझे शैलेश दा की पंक्तियाँ याद आती हैं और बड़ी श्रद्धा से मैं उन पंक्तियों को कहना चाहता हूँ। गीत की गुर्जरी प्राण के खेत में। देखिए साहब, आज से कितने साल पहले शैलेश ने ये 4 पंक्तियां कह दी हैं। गीत की गुर्जरी प्राण के खेत में, दर्द के बीज कुछ इस तरह बो गई, सांस जो भी होगी चोट खाई होगी, जिंदगी क्या हुई मौत ही हो गई। ये है साहब दिन, देखिए आप। अब कहाँ उपन्यासकार, लेकिन उसका काव्य रूप देखिए। मेरा बड़ा मन है, ये मुझे पीछे ज्ञात हुआ तो मेरा बड़ा मन था कि मैं इसको गाकर शैलेश दा को सुनाता। वो आकांक्षा मेरी पूरी नहीं हुई, शैलेश दा चल दिए बीच में। पहाड़ में रहने वाला आम आदमी अपनी भावनाओं को गीतों, लेखों या अन्य माध्यमों से भले ही व्यक्त न कर पाए, लेकिन संस्कृति उसके दिमाग और शरीर में विद्यमान रहती है। यहाँ है तो हुड़किया बोल में है, यहाँ है तो चांचरी गा रहा है, यहाँ है तो नंदा जात में जा रहा है, यहाँ है तो कंडाली में जा रहा है, यहाँ है तो पांडव नृत्य में नाच रहा है। तो संस्कृति उसके शरीर में है, उसके दिमाग में है। लेकिन जब वो प्रवास में होता है तो उसके एक तरीके से उसके शरीर में और उसमें संस्कृति नहीं है, वहाँ वो नॉस्टैल्जिक है, वहाँ उसको याद आ रही है, उसको खुद आ रही है, उसको नराई आ रही है। तो उस क्रम में वो संस्कृति की बात करता है। इसलिए संस्कृति का जीवन में होना और संस्कृति को डॉक्यूमेंट करना ये बिल्कुल भिन्न बातें हैं। प्रवासियों के लिए डॉक्यूमेंटेशन एक प्रायोरिटी की हो सकती है। यहाँ के लोगों के लिए दिक्कत यह है कि वो उनके जीवन में वो बसती है कि नहीं बनती, तो उनके वो उसका जीवन में होना बड़ा महत्व का है। अब यदि हम इसी क्रम में
पहाड़ की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति व्यवस्था की चर्चा करें तो उसको अगर किसी ने खड़ा किया है तो वह पहाड़ की माँ है, बहन है, पत्नी है, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा परिश्रम करती है और कष्ट झेलती है। बहुत कष्ट है भैया, बहुत है दुख है भैया ना, बहुत कष्ट है भैया। यो बैठना टाइम टाम कोई नहीं फिर नहीं देना कहीं ने काम है मैं भैया हर वक्त है गुरबास भैया बाई यो नी गुरबास ना वो भैया सेवा करण भै घाट काट लूने भी। बहुत ही दुखदायी जीवन है, बहुत ही दुखदायी हमारे पहाड़ की स्त्री का। और जबकि सदा बहन जी कहती थी यहाँ की महिला रीढ़ की हड्डी है, मतलब जिस घर में महिला नहीं होगी वो घर है ही नहीं, क्योंकि महिलाओं पर ही सारी खेती, गौ पालन, बच्चों का सारा तो महिला पर निर्भर रहता है। पुरुष तो कोई बाहर सर्विस में रहते हैं और कोई घर में रहते भी है तो निष्क्रिय हैं, वो दुकानों तक ही सीमित है। महिला पर ही सारी मतलब घर का जो भी है महिला पर टिका है। यहाँ की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 50 से भी अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर प्रवास में कम गई हैं तो माँ गई हैं। अगर आज भी अल्पनाएं बची हैं तो माँ के कारण ही बची हैं। आज भी अगर कोई गीत बचे हैं तो वो भी माँ के कारण ही बचे हैं। आज अगर खेती हो रही है, दन कालीन बन रहे हैं, कोई न कोई परंपरा या गीत बचे हैं तो वह उस माँ के कारण ही बचे हैं। 90% सारी काम महिलाएं करती हैं। आपको पता है कि पहाड़ की महिलाओं के बारे में मेरा अपना धारणा है कि एक सिर्फ वो अर्थी पर कंधा नहीं देती और एक हल में हाथ नहीं रखती, बाकी सारे काम महिलाएं कर रही हैं यहाँ की, और ये बड़ी शर्म की बात है। संस्कृति और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो विकास के साथ ही संस्कृति का स्वरूप भी बदला है। कुमाऊं में भी विकास की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। यहाँ के स्थानीय संसाधनों को लेकर के ग्रास रूट लेवल पर जो बिल्कुल जड़ से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए, धरती से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके साथ बैठ करके यहाँ के विकास की एक योजना बने। उसमें कोई ये बड़े जो मतलब बहुत अंग्रेजी बोलने वाले या कंप्यूटर वाले या जो बड़े एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके वो यहाँ का प्लान नहीं बना सकते हैं। यहाँ का आदमी तो एक गाड़ गधेरे वाला ही बना सकता है जो यहाँ की परिस्थितियों से जूझ रहा है। उनके साथ बैठ के प्लान बने। यदि ऊन का प्लान बनाना है तो भोटिया कारीगरों के साथ बैठ के बने। लकड़ी का प्लान बनाना है या लीशे का प्लान बनाना है तो लीसा निकालने वाले लोगों के साथ यहाँ का प्लान बने, और यहाँ के जो लोकल कारीगर हैं उनके साथ बैठ के प्लान बने। इसके लिए जब तक एक पूरी ब्लूप्रिंट नहीं बनेगा तब तक आप मतलब कोई बहुत बढ़िया अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कुमाऊं में हस्तशिल्प कारोबार की भी अच्छी संभावनाएं हैं, जिसमें ऊन का व्यवसाय, सौल, पंखी, थुलमे, दनकालीन, निगाल की टोकरियां आदि उत्पाद प्रमुख हैं। आज पहाड़ में भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव, उपभोगवादिता के आ जाने के कारण यहाँ की संस्कृति पर भी खतरा मंडराने लगा है। उत्तराखंड की मैंने मानती हूँ पूरे देश की ही संस्कृति लुप्त हो रही है, क्योंकि हमारे देश में 200 साल तक हम अंग्रेज़ों ने राज्य किया। अंग्रेज़ तो गए यहाँ से, लेकिन अपनी अंग्रेज़ी छोड़ गए हैं। तो हमारा जो मानस हो गया है उत्तराखंड को या पूरे देश का मानस हो गया कि हम उस संस्कृति की ओर ज़्यादा प्रभावित है, अंग्रेजी संस्कृति की ओर। तो हमारी संस्कृति उत्तराखंड की नहीं पूरे देश की ही लुप्त हो रही है। तो ये तो पूरे विश्व का संकट है इस समय। सांस्कृतिक उथल पुथल तो पूरे विश्व के स्तर पर हो रही है ना। और जब दुनिया को हड़पने वाले लोग चोट करते हैं तो पहली चोट वो आपकी संस्कृति पर करते हैं। इसलिए सभी जगह की संस्कृतियों पर चोट हो रही है। हम अलग से उसके कोई हमारे ये पर्वतीय अंचल की ही संस्कृति पर चोट हो रही है ऐसा कहना नहीं है, बल्कि समग्र रूप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा देश ही हमारे इस उसमें जा रहा है। और विश्व के स्तर पर देखेंगे तो जितने कम विकसित देश जितने हैं उन सारों की संस्कृति के ऊपर संकट गहराया हुआ है। किसी भी नए राज्य में विकास की संभावनाएं तो रहती ही हैं, इसीलिए उत्तराखंड के विकास में भी कुमाऊं के विकास की संभावनाएं निहित हैं। किसी भी छोटे राज्य में हम ज्यादा विकसित हो सकते हैं, इसके बहुत से उदाहरण हैं। इस छोटे से राज्य की मांग भी इसलिए हुई थी क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के साथ शामिल था।
और इसकी भौगोलिक स्थितियां मैदानी इलाकों से भिन्न थी। वर्तमान में लगता है कि कोई भी खाका, कोई समग्र योजना पर्वतीय राज्य को लेकर राजनीतिज्ञों के मानस में नहीं है। हाँ, समाज में एक तड़पन जरूर है और लगता है कि उसी से एक नई राजनीति पहाड़ में जन्म लेगी, जिसमें वहां की कला संस्कृति का एक और उदीयमान दीप्त स्वरूप विकसित हो सकेगा।